बीमार आकांक्षाओं की खोज। लेखक मुश्ताक अहमद शोरो। अनुवाद देवी नागरानी। ये कहानी लेखक और अनुवादक की अनुमति से प्रस्तुत की जा रही है। बीमार आकांक्षाओं की खोज। क्या ये सब जिल्लतें, यंत्रणाएं, अपमान, मानसिक यातनाएं, अनाड़ीपन, भयहीनता के नगण्य भाव मेरे हिस्से में आने वाले थे? दोष भी किसे दें मेरी ऐसी दयनीय दशा के लिए। कैसे तो मैं अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों, उम्मीदों, नाकामियों, निराशाओं और ना उम्मीदों में जिंदा था, जीता रहा ऐसे ही। पर यह एहसास शायद मेरे चेहरे की तरह मेरी रूह, मेरे वजूद और सोच में भी सलवटें पड़ गई हैं। या शायद मैं गलत मौके, गलत वक्त और गलत जगह पर पैदा हुआ या मौजूद हूं। पर यह कोई खास नई या हैरान करने वाली बात तो नहीं है। मैं जो कुछ भी सोचता हूं वो कह नहीं सकता। ये तो शुरू से ही था। औरों के सवालों के जवाब, उनकी सोच विचार और राय पर जवाब, और उन जवाबों की दलीलें बाद में ही दिमाग में आती है। ऐसे जवाब देता तो ये दलील देता, सामने बात करते तो जैसे सांप सूंघ जाता है, होश गुम हो जाते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या कहूं, कौन सा जवाब दूं। मेरे लिए लोगों का धिक्कार, नफरत, नजरअंदाजी और अहमियत न देने का कारण तो मान ले मेरा अनाड़ीपन और पागलपन ही हो। पर मेरे साथ ऐसा क्यों है? कोई कितनी भी बेइज्जती करे, जलील करे, ठिठोली करे, ताने मारे, पर बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। पहले तो मन ही मन में उस आदमी को अपने हाथों जलील और अपमानित करने की फिल्म बार बार चलाता था। पर अब जिंदगी के उस पायदान पर कौन बैठकर लेखा जोखा करे? बचा भी क्या है अब हिसाब किताब के लिए? शोलों की प्रतीक्षा की पीड़ा, संताप व यातना जो मौत की सजा करार कैदी अपनी जिंदगी की आखिरी रात महसूस करता है, इसे इस कैदी से ज्यादा और कौन कैसे जान समझ महसूस कर सकता है? मैं जो अपने वजूद के पहले दिन से अंधेरों में भटकता, खिसकता, ठोकरें खाता, साफ शफाक उजली रोशनी और उजाले की खोज करता रहा, मिला क्या? अंधकूप, प्रकाश रहित काली रातें मुकद्दर बनते गई। मुकद्दर, तकदीर, भाग्य, पता नहीं क्या है। पर सच में अजीब दस्तूर है कि एक जैसी ही परिस्थितियों में, एक जैसे अवसर पाने पर भी कोई जीत जाता है, कोई हार बैठता है, कोई बच जाता है तो कोई जिंदगी से हाथ धो बैठता है। एक ही बस के हादसे में कोई मर जाता है तो किसी को खरोच भी नहीं आती। और मैं जिस काम में हाथ डालता हूं तो बस गड़बड़ पैदा करने का सबब बन जाता हूं। सीधा सरल काम तो मुझसे कभी हुआ ही नहीं है। मेरा वजूद ही एक क्रिमिनल जोक है। क्रिमिनल? क्राइम? क्या है क्राइम? क्रिमिनल, अपराधी बनना आदमी का अपना चुनाव तो नहीं। इंसान तो बिल्कुल खाली और कोरा है। उसके पास देने के लिए अपना कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ समाज को वही लौटा कर देता है जो समाज उसे देता है। और ये समाज, इस समाज के पास तो क्रिमिनल, अपराधी, अशक्त मरीज या पागल पैदा करने के सिवा है भी क्या? ये रचना एक बड़ा कारखाना है, गुनाहगार और दुर्बल मरीज पैदा करने का। अपनी पैदाइश के लिए सजाएं भी समाज खुद ही तय कर बैठता है। जिंदगी मैं नहीं गुजार रहा, जिंदगी मुझे
धीरे धीरे जी रही है, कभी ना खत्म होने वाली यातनाओं में, ना उम्मीदों और मायूसियों के कभी ना खत्म होने वाले सिलसिले में। जिंदगी के हाथों मैंने हर कदम पर, हर मोड़ पर मात खाई है, और मेरे हिस्से में अपने ही जख्मों को चाटने के सिवा आया ही क्या है। आगे क्या होगा भले कुछ भी हो, पर बेहतरी की उम्मीद बेवकूफ़ी है। कभी कभी धोखे और नखलिस्तान भी बेहतर होते हैं। कुछ वक्त के लिए आदमी में जीने की तमन्ना तो पैदा हो जाती है। जब वह जिंदगी में आई तो मैं समझ बैठा कि कुछ भी हो वो मेरे लिए किसी घने दरख्त की छांव है। मैंने सोचा उस पेड़ के तने के सहारे, उसके सांवली घटाओं जैसे बालों में मुंह छुपाकर बाकी की बची जिंदगी गुजार लूंगा, कुछ भी सोचे बिना, उन दुखों, उन यातनाओं, उन बेगैरत व्यवहारों और जिल्लतों को बाजू रखकर। पर वह छायादार पेड़ था, टिक ना पाया। ख्वाहिशों और आशाओं की भीड़ में रौंदते कुचलते हुए भी उस भीड़ से अलग रह पाना कितना कठिन है। अपने बदसूरत पाजीपन और मामूली वजूद को भुलाकर चाहा मैंने भी था कि कोई हो जो टूट कर मुझे चाहे, कोई किसी और के नाम से जुड़ी हुई ना हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो, और उसकी आंखों में सिर्फ मैं ही समाया रहूं। उसकी आंखें भी उसकी तरह कुंवारी हूं, जैसे मैंने अपने सपनों को उसके रूप में वास्तविक रूप धारण करते हुए पाया। उसने कहा उसका पहला प्यार कोई था जो उसे छोड़कर चला गया, इसलिए वो अपने आप में खोई रहती। वैसे भी औरत को प्यार से ज़्यादा सामाजिक शिनाख्त की ज़रूरत होती है। वो तो सिर्फ शादी के चक्कर में है। उसका दिल, सोचे, ख्याल बटे हुए हैं। वो टुकड़ों टुकड़ों में जीती है। लफ्ज़ न थे, बम के धमाके थे। मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई और मैं खुद को ज़मीन और आसमान के बीच में लटका हुआ महसूस करने लगा। ये सदमे भाग्य हैं। दुख फिर भी हुआ। पीड़ा और तकलीफ का कारण तो इतना महत्वपूर्ण भी नहीं था, फिर भी जाने क्यों, पता ही नहीं मैंने अवकाश क्यों लिया। सुकून पाने से ज़्यादा यातना और मानसिक संताप यूं घेर लेते हैं जैसे मधुमक्खी के छत्ते में हस्तक्षेप करने से मधुमक्खियां घेर ले। दोष उसका नहीं था, हस्तक्षेप मैंने ही किया था। उसने कहा, एक बात कहूं? मैं चुप। मेरी किसी प्रतिक्रिया के ना होने पर उसने कहा, शादी औरत के लिए बीमा पॉलिसी है जिसका प्रीमियम वह सेक्स की सूरत में अदा करती है। मैंने ही कहा था उस बात के भद्देपन के बहलाने के लिए। नहीं, ऐसा भी नहीं है। औरत का बच्चों में भी तो मोह होता है, वह भी तो असामान्य है। अब और कुछ तो याद नहीं, बस इसी तरह कुछ बकता रहा, ये साबित करने के लिए कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी अचानक और सदमे जैसा नहीं है, सब ठीक है, ऐसा ही जैसा था। चौराहे पर मेरा खड़ा होना स्वाभाविक है जब मंजिल का आता पता ना हो। मेरा पीड़ादायक सफर तो जन्म से शुरू हुआ है, मरने पर खत्म होगा। मौत भी जाने कैसे और किस हालत में आएगी, वो भी दर्दनाक ही होगी शायद। नहीं नहीं नहीं, निश्चित ही भयानक होगी। सजाएं तो काट रहा हूं। सिसफस को सजा दी गई थी कि वह भारी पत्थर कंधे पर उठाकर पहाड़ की चोटी पर चढ़े, और जब वहां पहुंचे तो पत्थर हाथ से छूटकर फिर पहाड़ की धरातल पर आ जाए, और वह इस निष्फल कार्य पर हर वक्त अफसोस करता रहे। बेमकसद परिश्रम की सजा। सिसफस की तरह मुझे भी ना जीतने का संवाद, संताप एवं बिना किसी मंजिल के सफर करने की सजा मिली है। मेरी रूह की दर्दनाक चीखें गूंगे बहरे कानों तक नहीं पहुंच सकती। सब बेकार है। ये रात भी अनेक अद्वितीय रातों में से एक है जिसमें रातों की नींद उड़ जाती है और उसकी जगह अनिद्रा ले लेती है। अक्सर ऐसा होता है। नींद भी रूठे हुए महबूब की तरह होती है, जिद्दी, कठोर, मिन्नतें ना मानने वाली। जागरण आंखों में यूं बस जाता है जैसे खाली, वीरान और उजड़ी जगहों को भूत प्रेत अपना निवास बना बैठते हैं।
अब होगा यूं कि सूरज निकलने के बाद ऊँघता सा बेहाल होकर बेहोशी की हालत में आज का सारा दिन और रात कल भी बेकार चला जाए। कोई काम धाम करने की कोई सुध-बुध न रहेगी। ये ऐसा ही होता रहा है, पर करने के लिए ऐसा कुछ है भी तो नहीं। अब इस जिंदगी के लिए बैठकर क्यों सोचा जाए, कौन सा आराम और सुकून मिला है, और फिर जिंदगी कौन से निर्बाध ढंग से गुजरी है। ये जीवन तो क्यों क्यों के सवालों में ही बीत गया। शराब क्यों पीते हो, गंदी वेश्याओं के पास क्यों जाते हो, ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों हो तुम, पर कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम जिंदा किस लिए हो, मर क्यों नहीं जाते। कोई भी मेरे अंदर झांक कर मुझ में छुपा हुआ डरा हुआ मासूम बच्चा न देख पाया है। मेरे सख्त चेहरे और व्यवहार के पीछे हुए कमजोर दुर्बल शख्स को तो वह भी नहीं देख पाई। हमेशा मुझे पत्थर दिली कहती रही। जिंदगी के जख्मों की खलिश को उसने महसूस नहीं किया जो मुझसे जुड़ी थी। तुम्हारे रवैये में भी निराशा है। तुम हमेशा नेगेटिव सोचते हो। पॉजिटिव रवैया तो तुम्हारे पास से भी नहीं गुजरता। मैंने कब कहा और सोचा है कि जीवन का फकत एक ही पहलू है। मैं तो सिर्फ उस जिंदगी की बात कर रहा हूँ जो मेरे हिस्से में आई है, वरना सुबह की उज्जवल किरणों में जीने की आशा किसे नहीं होती। हर इंसान खुशी चाहता है और दुख से छुटकारे की चाह रखता है, पर क्या यह मुमकिन है। इंसान के नियंत्रण में सब कुछ ऐसा ही है। अब लगता है कि जिंदगी का समस्त लेखा जोखा हो चुका है। एक तरफ ही सही, इस जीवन में नफे नुकसान की तकरार में बैठकर कौन रोए। लावारिस सवालों का जवाब हासिल होने वाला नहीं। ऐसे जैसे धिक्कारे हुए एहसास दिवाली और कंगाल मोहब्बत के बदले में नहीं मिलते। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, पर यह तय है कि यही मेरी अलिखित सजा है, जिसमें मेरा सारा वजूद एक ऐसी लगन और परिश्रम में लगा हुआ है जिसमें से कुछ हासिल होना नहीं है, कोई भी नतीजा निकलने वाला नहीं। फ्रांस के कौमी दिवस पर फ्रेंच एम्बेसी के राजदूत के निवास स्थान के एक चौड़े विशाल लॉन पर मिली एक दावत में मैं लॉन के एक खाली कोने में सबसे अलग बैठा हुआ था, तो वह मेरी ओर बढ़कर आई। न जाने क्या सोचकर, या शायद किसी गलत फहमी के तहत। इससे पहले तो ऐसा कभी ना हुआ था। हेलो, कुछ अपने बारे में भी तो सुनाओ। वो कुछ आश्चर्य में थी। मैं बस एक आम आदमी हूँ। हाँ, खूबियों की गणना में खामियां शायद मुझ में बहुत है। शायद इसलिए अपने बारे में कुछ ठीक से कहा नहीं जाता। अपने बारे में निर्णय नहीं होता। जीवन में नाकामियां बहुत हैं, कामयाबियां नहीं के बराबर। उपलब्धियों की तुलना में विफलताएं ही विफलताएं हैं। मेरे साथ ऐसी कोई भी बात जुड़ी हुई नहीं है जो मुझे औरों से अलग पहचान दे। जिंदगी में कोई भी हासिलात नहीं। बस यूँ समझ लो कि इस धरती पर 6 अरबों की आबादी में से एक हूँ। ऐसे ही आम और तो कुछ महत्वपूर्ण नहीं सुनने जैसा। तुम तो शर्मीले हो और अपने आप में खोए हुए हो। मुझे मालूम नहीं, पर हूँ चंद स्लेमक फजी मिटनों 24 घंटे ही डर में जीता हूँ। कुछ अनजाना सा डर, अंधेरे का डर है। कभी इस बात पर गौर किया कि तुम्हारी समस्या क्या है? तुम ऐसे क्यों निराश, मायूस? सोचा तो कई बार है, मगर मालूम नहीं। इसके सिवा मुझे कुछ पता नहीं। कुछ और भी हो मेरी समझ के बाहर। सच क्या है? सच तो ये है जिसकी हमेशा तलाश रही है, पर कभी मिला नहीं है। किसी को भी नहीं, गौतम बुद्ध को भी नहीं। वो कुछ देर चुप मेरे मुंह को ताकती रही और फिर बिना कुछ कहे, अपनी पहचान दिए न बिना, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई भीड़ का हिस्सा बन गई और मैं वहीं अकेला ही बैठा रहा। अकेला तो सारी उम्र रहा हूँ। किसी को अपना बनाना भी तो मुझे नहीं आया है। ताउम्र रहते रहते अब हालत ऐसी हुई है कि कोई अपने आप मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश करता भी है तो मैं खुद दूर भाग जाता हूँ। शायद डर से, शायद बेयकीनी में, या शायद बेएतबारी में। पर मुझ में कुछ ऐसा है भी नहीं
कि कोई मेरे साथ सारी उम्र बिता सके। मूड और अनाड़ी तो हूँ ही, अब शायद वक्त भी नहीं है मेरे पास रिश्ते नाते जोड़ने का, और ना ही साहस। शायद वक्त और साहस दोनों मेरे पास नहीं। शायद अब तो लगता है जिंदगी से लड़ने के लिए मेरे पास कोई हथियार ही नहीं बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया।